Welcome to English Guru classes. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all latest updates and notifications. Good morning students. In today's class we will discuss one of the most important topics of English grammar, that is auxiliaries and modals. आज हम लोग auxiliary verbs और modals के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. Auxiliaries and modals. The verbs that help other verbs to form their tense, वे क्रियाएं जो दूसरे verbs की हेल्प करती हैं to form their tense, उनके टेंस को फॉर्म करने में, उसके मूड को या वॉइस को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, उनको auxiliary verbs कहा जाता है, are called auxiliary verbs. The verbs that help other verbs to form their tense, mood or voice are called auxiliary verbs. An auxiliary verb is also called helping verb because it helps the principal verb. Auxiliary verb को helping verb भी कहा जाता है क्योंकि यह principal verb की मुख्य क्रिया की हेल्प करती है. An auxiliary verb is also called helping verb because it helps the principal verb. अब हम बात करते हैं उन auxiliary verbs के बारे में जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले be, जिसमें कि is, am, are, was, were, being, been, have, जिसमें has और had, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे. डू, जिसमें डज और डिड का अध्ययन करेंगे. इसी के साथ साथ कैन, जिसका पास्ट टेंस होता है कुड, मे, जिसका पास्ट टेंस है माइट, शैल, जिसका पास्ट टेंस शुड होता है, विल, जिसका पास्ट टेंस वुड होता है. इसी के साथ साथ मस्ट, ऑट, यूज टू, नीड और डेयर का भी हम लोग अध्ययन करेंगे. Students, I would like to tell you one important thing here. These verbs are also called anomalous. Anomalous means सामान्य से भिन्न, असामान्य, बेमेल या असंगत. इन क्रियाओं को anomalous भी कहा जाता है या special finites भी कहा जाता है. Anomalous in the sense that they are the only verbs that can make question form. ये वो क्रियाएं होती हैं जिनसे क्वेश्चन फॉर्म बनता है. कैन कंबाइन विथ एंटी इन द नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल इजंट, आर्ट, हैजंट, हैवेंट, मशंट. कैन सर्व टू मेक क्वेश्चन टैग्स, इनसे क्वेश्चन टैग्स भी बनते हैं. एग्जाम्पल के लिए इजंट इट, डजंट ही, कांट यू. और कैन स्टैंड फॉर अ होल वर्बल ग्रुप इन एडिशन टू स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, माई सिस्टर लाइक्स केक एंड सो डू आई. मेरी सिस्टर केक पसंद करती है और इसलिए मैं भी. माई सिस्टर लाइक्स केक एंड सो डू आई. एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप सभी को जानना चाहिए. द ऑक्सिलरीज शैल, विल, कैन, मे, मस्ट एंड ऑट आर टर्म्ड डिफेक्टिव वर्ब्स. जो ऑक्सिलरीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि शैल, विल, कैन, मे, मस्ट एंड ऑट, इन सब को हम लोग डिफेक्टिव वर्ब्स के रूप में जानते हैं. These verbs are termed as defective verbs because some parts are wanting in them. कुछ parts की इसमें कमी होती है. They cannot be used in all moods and tenses. और सभी moods, सभी तरह की मनोदशा या tenses काल में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता. They cannot be used in all moods and tenses. Students, I hope it's clear to you. Alright, now there are some points that you must remember. कुछ बातें यहाँ पर और भी आप सभी को ध्यान देने योग्य हैं. Some of the verbs given above can also be used alone as principal verbs. कुछ क्रियाएं जो यहाँ पर दी गई हैं वो प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में
प्रयोग की जा सकती हैं। सम ऑफ द वर्ब्स गिवन अबव कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब्स। If the auxiliary verb stands alone in a sentence, it takes the position of principal verb. अगर कोई भी auxiliary verb सहायक क्रिया यदि सेंटेंस में अकेले स्टैंड करती है तो it takes the position of principal verb, तो वह मुख्य क्रिया का स्थान लेती है। The forms of the verbs to be, जिसमें कि to be, to have, to do, to need and to dare can be used as main verbs। इन forms of the verbs को जिसमें कि to be, to have, to do, to need and to dare को main verbs के रूप में यूज किया जा सकता है। Alright, now I would like to make it clear with the help of examples। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रवि इज टेकिंग टी। रवि चाय ले रहा है या रवि चाय पी रहा है। यहाँ पर इज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है। इज हैज़ बीन यूज्ड हियर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। सेकेंड एग्जाम्पल, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि एक बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पर सेम ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन यूज्ड हियर एज अ प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ पर इज जो सहायक क्रिया है उसे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यानी प्रधान क्रिया के रूप में यूज किया गया है। लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। यहाँ पर हैव ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। फोर्थ एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। यहाँ पर हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में, प्रधान क्रिया के रूप में हुआ है। फिफ्थ एग्जाम्पल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर डिड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए। हियर डिड हैज़ बीन यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इन द सिक्स्थ एग्जाम्पल, दे डिड देयर ड्यूटी। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हियर डिड हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ पर डिड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू नीड नॉट गो देयर। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हियर नीड हैज़ बीन यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर नीड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू नीड हर हेल्प। आपको उसकी मदद की ज़रूरत है। यू नीड हर हेल्प। यहाँ पर नीड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट से सो। हियर डेयर हैज़ बीन यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डेयर्ड मी टू फाइट। उसने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। उसने मुझसे लड़ने का साहस किया। हियर डेयर्ड हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ पर डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया गया है। Thus, with the help of these examples, it's clear that the same verbs like is, have, did, need and dare can be used as an auxiliary verb and as a principal verb. Now, auxiliary verbs are divided into two categories. Auxiliary verbs को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहली कैटेगरी है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंड कैटेगरी इज मॉडल ऑक्सिलरीज। स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड नंबर टू मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स बी, हैव एंड डू। The forms of the verb be are is, am, are, was, were, be, being, been, and the forms of the verb have are has, have, had, having,
and the forms of the verb do are do, does, did, done, doing. And the second category, that is modal auxiliaries. So modal auxiliaries are, modal auxiliaries के अंतर्गत shall, should, will, would, can, could, may, might, must, dare, need, ought to and used to का प्रयोग किया जाता है. Now there are some points that you should keep in mind. Primary auxiliaries help to form the tenses, questions, voice, negative, etc. जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो टेंस को फॉर्म करने में, क्वेश्चन को फॉर्म करने में तथा उसके सेंटेंस के वॉइस को यानी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव को फॉर्म करने में तथा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करती हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्प टू फॉर्म द टेंसेस, क्वेश्चंस, वॉइस, नेगेटिव एटसेट्रा व्हेन दे आर कंबाइंड विद द मेन वर्ब्स. जब ये सहायक क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ कंबाइंड होती हैं तो ये टेंसेस, क्वेश्चंस, वॉइस और नेगेटिव को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं. These auxiliaries can be used alone and function as main verbs. और ये auxiliary verbs can be used alone, alone भी यूज की जा सकती हैं and function as main verbs और main verb के रूप में कार्य करती हैं. जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो टेंसेस, क्वेश्चंस, वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस और नेगेटिव को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं. व्हेन दे आर कंबाइंड विद द मेन वर्ब्स, जब इनको मेन वर्ब से कंबाइंड किया जाता है या मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है. These auxiliaries can be used alone and function as a main verb. और ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं इनको अलोन यानी विदाउट द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब की सहायता के अलोन यूज किया जा सकता है और यही सहायक क्रियाएं मेन वर्ब्स का काम करती हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स का काम करती हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड अलॉन्ग विथ मेन वर्ब्स. लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं जैसे कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, इन सब का प्रयोग मेन वर्ब्स के साथ किया जाता है. दे आर नॉट यूज्ड अलोन. यही प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में अंतर है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो टेंसेस, क्वेश्चंस, वॉइस और नेगेटिव को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं व्हेन दे आर यूज्ड और कंबाइंड विद द मेन वर्ब्स. लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड अलॉन्ग विथ मेन वर्ब्स. इनका प्रयोग मेन वर्ब्स के साथ किया जाता है और दे आर नॉट यूज्ड अलोन. इनका अलोन यानी विदाउट द हेल्प ऑफ मेन वर्ब इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता. Together with the main verbs that follow, the modal auxiliaries express the mode or manner of action. ये जो modal auxiliaries होती हैं वो mode या manner of action को denote करती हैं, express करती हैं, denoted by the verbs. They express such ideas as ability, possibility, probability, permission, obligation और duty etc. और इस तरह की क्रियाएं एबिलिटी क्षमता, पॉसिबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, परमिशन अनुमति, ऑब्लिगेशन दायित्व और ड्यूटी या कर्तव्य को प्रकट करती हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव जस्ट गॉन थ्रू द प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. So, can you tell me what is the difference between primary auxiliary and modal auxiliary? Okay, let me tell you. Modal auxiliary does not change form according to the number or person of the subject. जो modal auxiliary verbs होती हैं वो according to the number और person of the subject यानी नंबर, वचन और
पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, यानी उसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। बट प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और अकॉर्डिंग टू द पर्सन लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन के अनुसार उनके फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उसके फॉर्म में नंबर और पर्सन के अनुसार चेंजेस होते हैं, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसके फॉर्म में नंबर और पर्सन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर यह है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस में अकेले स्टैंड कर सकती हैं एंड कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वाइल जबकि द मॉडल ऑक्सिलरीज, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट स्टैंड अलोन बट ऑलवेज गोज विद द फुल वर्ब। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस में अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, बल्कि दे गो विद द फुल वर्ब। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। नाउ लेट मी मेक इट मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल डॉल। उसके पास एक ब्यूटिफुल डॉल है, सुंदर डॉल है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। वह एक महान वॉरियर था, योद्धा था। दे डू देयर वर्क। वे अपना काम करते हैं। हियर इन द above sentences, has, was and do are the primary auxiliaries and stand alone as main verbs. यहाँ पर has, was और do primary auxiliary verbs हैं, और here these verbs stand alone as main verbs. यहाँ पर ये क्रियाएं main verb के रूप में प्रयोग की गई हैं। Now let's see some more examples. You must do your work honestly. आपको अपना काम अवश्य ईमानदारी से करना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, यू निडंट प्ले ऑन द रोड। आपको सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, या आपको सड़क पर खेलने की आवश्यकता नहीं है। सो हियर इन दीज सेंटेंसेस मस्ट एंड निडंट आर मॉडल ऑक्सिलरीज एंड डू नॉट स्टैंड अलोन बट गो विद द फुल वर्ब्स डू एंड प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में मस्ट और सेकंड एग्जाम्पल में निडंट, ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयुक्त हुई हैं, और दिस वर्ब्स गो विद द फुल वर्ब्स लाइक डू एंड प्ले, और ये जो डू एंड प्ले मेन वर्ब है इसके साथ इसका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं वो अपने आप सेंटेंस में स्टैंड नहीं कर सकते, बल्कि वो मेन वर्ब्स के साथ ही उनका अर्थ कंप्लीट होगा, मेन वर्ब्स के साथ ही उनका प्रयोग किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म की होगी। हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। यहाँ पर भी ओबे का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में हुआ है। आपको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स। आई कैन राइट अ बुक। मैं एक पुस्तक लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी राइट जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है। सो हियर द वर्ब्स ओबे एंड राइट आर
first form of the verbs. Now the next point is the forms of primary auxiliary be which comprises प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो फॉर्म्स है जिसमें बी विच कंप्राइजेज जिसके अंतर्गत इज एम आर वाज वर बीइंग बीन आते हैं एंड द फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव विच कंप्राइजेज हैज़ हैव एंड हैड आर फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो एम है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब वर्क है जिसमें आईएनजी ऐड किया हुआ है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल में ही हैज़ रिटन अ बुक, यहाँ पर हैज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग हुआ है और रिटन मेन वर्ब के रूप में, और दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। तो ये राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा नियम यही था कि द फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी बी विच कंप्राइजेज इज एम आर वाज वर बीइंग बीन and have which comprises has have and had are followed by present participle यानी verb की first form plus ing and past participle that means verb third form. So here in the first sentence the verb working is the present participle form of the verb and in the second sentence the verb written is the past participle form of the verb. I hope it's clear. Now let's talk about use of auxiliary and defective verbs. अब हम लोग auxiliary और defective verbs के बारे में डिस्कस करेंगे. So in order to understand the work of auxiliaries and modals, I would like to divide these verbs into three groups. इसको हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके समझेंगे. So in first group, I would like to put to be, to have, to do, used to, shall and will. In the second group, can, could, may, might, must, ought to, and in the third group we will discuss about dare and need. Now let's talk about group first. The different forms of BR is, am, are, was, were, being, been. So now let's first of all discuss about use of to be. Okay, so to be as a helping verb, as a principal verb and as a casual auxiliary. Now let's talk about the first group. The different forms of BR is, am, are, was, were, being, been. Okay, now use of to be. Here we will discuss the use of to be as a helping verb, as a principal verb and as a casual auxiliary. Okay, so let's begin. As a helping verb to form all continuous tenses. Let's see the examples. He shall be visiting the cinema tomorrow. वह कल सिनेमा देखने जाएगा. Second, my mother was kneading the flour. मेरी माँ आटा गूंथ रही थी. Okay, now use of to be which comprises is, am, are, was, were, being, been as a helping verb to form the passive voice. यानी to be का प्रयोग helping verb के रूप में to form the passive voice, passive voice बनाने के लिए भी किया जाता है. For example, he shall attend the class. वह क्लास अटेंड करेगा. इसको अगर passive voice में चेंज करते हैं तो होगा the class will be attended by him. यानी क्लास उसके द्वारा अटेंड किया जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, द टीचर पनिश्ड द चाइल्ड. टीचर ने चाइल्ड को पनिश किया, दंड दिया. द चाइल्ड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर. पैसिव वॉइस में इसको हम लिख सकते हैं द चाइल्ड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, यानी चाइल्ड टीचर के द्वारा पनिश किया गया. दस we notice here that the forms of the verb to be can be used as a helping verb to form the passive voice. जो forms of the verb to be हैं वो
हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ टू बी एज अ प्रिंसिपल वर्ब। So first area of the use of to be as a principal verb is as an intransitive verb of complete predication in the sense of existence. In the sense of existence के रूप में भी forms of the verb to be का प्रयोग as a principal verb के रूप में किया जा सकता है। For example, God is, इसका मतलब क्या है? God exists। गॉड है, इसका मतलब गॉड का अस्तित्व है। द सेकेंड एरिया ऑफ द यूज ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी एज अ प्रिंसिपल वर्ब इज एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी अधूरी भविष्यवाणी की एक अकर्मक क्रिया के रूप में। एज एन intransitive verb, intransitive, there are two kinds of verbs, first transitive verb, second intransitive verb। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है यानी सकर्मक क्रिया, और एक इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता इन ऑर्डर टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। सो एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अधूरी भविष्यवाणी की एक अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। अशोक वॉज वेरी काइंड, अशोक बहुत काइंड था, दयालु था। Now let's see the use of to have. The different forms of have are has, have, had and having. Have के different forms हैं has, have, had and having. To have is used as a helping verb to form all the perfect tenses. To have का प्रयोग helping verbs के रूप में सभी तरह के perfect tenses को फॉर्म करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट वर्क, मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क समाप्त कर लिया है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन, यानी उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी या ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पर हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के रूप में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, to have is used as a helping verb in questions and negatives formed without do. बिना do के questions और negative को फॉर्म करने में the forms of the verb to have are used. For example, have you finished your work? क्या आपने अपना वर्क फिनिश कर लिया है, समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I haven't done my work, मैंने अपना काम नहीं किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को फॉर्म करने में और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने में बिना डू के द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू हैव आर यूज्ड। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, टू हैव इज़ यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब। टू हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया के रूप में, विथ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ, टू शो परमानेंट पोजेशन, कोई परमानेंट पोजेशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू आइज, मेरी दो आँखें हैं, आई हैव टू आइज। सेकेंड एग्जाम्पल, अ काउ हैज़ हॉर्न्स ऑन इट्स हेड, यानी काउ के हेड पर हॉर्न्स होते हैं। तो यहाँ पर हैव और हैज़ का प्रयोग एज अ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया गया है टू शो परमानेंट पोजेशन, यानी अस्थाई अधिकार शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैव टू आइज, मेरी दो आँखें हैं। अ काउ हैज़ हॉर्न्स ऑन इट्स हेड, काउ के, गाय के हेड पर हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं। सो हियर द वर्ब्स हैव एंड हैज़ आर यूज्ड एज principal verb with an object, two eyes and horns,
to show permanent possession. Students, you have to keep in mind, get is used with have and has in colloquial language. Colloquial language क्या होती है? Words or phrases etc. used in conversation, not in formal situations. शब्द, वाक्यांश आदि जो बोलचाल या बातचीत की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ना कि औपचारिक अवसरों पर, उसको colloquial language कहते हैं. So in colloquial language, get is used with have and has. Now let's see the examples. I have got a book. मुझे एक पुस्तक मिली है या मेरे पास एक पुस्तक है. He has got an umbrella. उसे एक छतरी मिली है या उसके पास एक अम्ब्रेला है. इस प्रकार get का प्रयोग have और has के साथ colloquial language में किया जा सकता है, बोलचाल की भाषा में किया जा सकता है. Now let's see next point. To have is used as a principal verb to show occasional. Occasional that means not permanent possession. यानी अंशकालिक, समसामयिक possession अधिकार को शो करने के लिए to have का प्रयोग principal verb के रूप में किया जा सकता है. For example, we have lunch at 12 PM. हम लंच दोपहर 12 बजे करते हैं. To have is used in questions and negatives formed with do. To have का प्रयोग questions, interrogative और negative sentences में किया जा सकता है जो कि do से फॉर्म होते हैं. For example, do you have lunch at 12:30 PM? क्या आप दोपहर 12:30 बजे भोजन करते हैं? Do you have lunch at 12:30 PM? Next example, we don't have an early lunch today. Here have means take and it may be used in expressions such as have a walk, have a bath, have meals, have rest, etc. Now let's see the examples. I have dinner at 10. हम डिनर, रात्रि का भोजन 10 बजे करते हैं. Do you have tea in the morning? क्या आप सुबह चाय पीते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डोंट हैव कॉफ़ी एट 4. हम 4 बजे कॉफ़ी नहीं पीते. इस प्रकार हैव का प्रयोग हैव अ डिनर, हैव टी, हैव कॉफ़ी इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ भी किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ प्रिंसिपल वर्ब इन सेंस अदर देन परमानेंट पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, हैव कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस में भी हैव का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग अर्ली लंच टुमारो. हम लोग कल लंच पहले करेंगे. दे आर हैविंग अ पार्टी. वे पार्टी कर रहे हैं. ही इज़ हैविंग अ बाथ. वह स्नान कर रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव प्लस आईएनजी हो गया हैविंग, यानी हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में किया गया है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. टू हैव इज यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब मीनिंग टू एक्सपीरियंस. यदि हमें कोई एक्सपीरियंस प्राप्त होता है किसी बात से, तो टू हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ गुड टाइम लास्ट ईयर. यानी पिछले साल का जो मेरा समय था वो अच्छा था. नेक्स्ट पॉइंट, टू हैव इज यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स फॉर्म्ड विथ डू. टू हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया जा सकता है क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो कि डू से फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू हैव अ गुड टाइम लास्ट ईयर. क्या पिछला साल आपका अच्छा गया या क्या पिछले साल आपका समय अच्छा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डिडंट हैव अ गुड टाइम लास्ट ईयर. मेरा पिछला साल अच्छा नहीं गया या मेरा पिछले साल का जो समय था वो अच्छा नहीं था. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टू हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स जो कि डू से फॉर्म होते हैं उनके साथ किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. टू हैव इज यूज्ड एज अ कैजुअल ऑक्सिलरी.
टू हैव का प्रयोग कैजुअल ऑक्सिलरी के रूप में इन द सेंस ऑफ गेटिंग समथिंग डन बाय समबडी एल्स, यानी कोई भी कार्य किसी दूसरे के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा किया जाता हो। इन द सेंस ऑफ गेटिंग समथिंग डन बाय समबडी एल्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव आवर शूज़ पॉलिश्ड एवरी डे। हम अपने शूज़, जूते हर रोज़ प्रतिदिन पॉलिश करवाते हैं। तो पॉलिश करने वाला कौन है? शू शाइन बॉय। तो यहाँ पर दिस एक्शन, दिस वर्क इज़ डन बाय शू शाइन बॉय। पॉलिश करने का काम किसके द्वारा किया गया है? शू शाइन बॉय के द्वारा। सो टू हैव इज़ यूज्ड एज अ कैजुअल ऑक्सिलरी इन द सेंस ऑफ गेटिंग समथिंग डन बाय समबडी एल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैड माई सूट ब्रश्ड बाय योर सर्वेंट। आपने मेरे सूट को अपने नौकर से ब्रश करवाया था। तो यहाँ पर भी वही बात है, इन द सेंस ऑफ गेटिंग समथिंग डन बाय समबडी एल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू हैव इज यूज्ड एज अ कैजुअल ऑक्सिलरी इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स फॉर्म्ड विद डू। क्वेश्चंस और नेगेटिव में भी टू हैव का प्रयोग जो कि डू से फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, डू यू हैव योर शूज़ पॉलिश्ड एवरी डे? क्या आप अपने शूज़ प्रतिदिन पॉलिश करवाते हैं? यू डोंट हैव योर शूज़ पॉलिश्ड एवरी डे। आप अपने शूज़ को प्रतिदिन पॉलिश नहीं करवाते। तो यहाँ पर कैजुअल ऑक्सिलरी के रूप में क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में टू हैव का प्रयोग किया गया है, जो क्वेश्चंस और नेगेटिव फॉर्म होते हैं किसके साथ? डू के साथ। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, द फॉर्म्स ऑफ हैव मे आल्सो बी यूज्ड विथ विल और शैल। जो फॉर्म्स ऑफ हैव हैं वो विल और शैल के साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव माई हेयर कट टुमारो। मैं कल अपना बाल कटवाऊँगा। यहाँ पर विल के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट और वॉन्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट। आई वॉन्ट और विल नॉट हैव माई हेयर कट टुमारो। कल मैं अपना हेयर कट नहीं करवाऊँगा, नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, विल यू हैव योर हेयर कट टुमारो? क्या तुम कल अपने बाल कटवाओगे? इंट्रोगेटिव में हो गया। तो इस प्रकार से द फॉर्म्स ऑफ हैव में आल्सो बी यूज्ड विथ विल और शैल। विल और शैल के साथ भी द फॉर्म्स ऑफ हैव कैन बी यूज्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड दोज हु आर न्यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द रेड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे।